Question number 10th. A shopman bought pants at the rate of 7 for 10 rupees and sold them at a profit of 40%. How many pants would a customer get for rupees 10? 10 रुपए में कितने पेन कस्टमर खरीद सकता है ये हमें बताना है। अब कस्टमर खरीदेगा तो हम लोग क्या है, हम तो शॉप के ऑनर है, शॉपमैन है, हम लोग क्या है, बेचेंगे। अब हमने जितने में बेची मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कस्टमर के लिए क्या रहेगी, उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी। कस्टमर खरीद रहा है तो जो खरीदता है उसके लिए वो चीज कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। मतलब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है बस, है ना। अब बोला गया कि अ शॉपमैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10। मतलब वो क्या कर रहा है, पेन खरीद रहा है। कितने? 7 पेन खरीद रहा है। कितने रुपए में? 10 रुपए में। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है लेकिन समझना है यहाँ पे। अ शॉपमैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ किसके लिए बोला गया है, 10। रेट क्या है, 10 रुपए। कितने पेन के लिए? 7 पेन के लिए पेन खरीद रहा है ना, तो यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 7 पेन, 7 पेन के लिए कितने रुपए? 10 रुपए। 7 पेन के लिए 10 रुपए। एक पेन खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10/7 रुपीस। यूनिटरी मेथड से कर लिया हमने 10/7 रुपीस। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है। बॉट ना, खरीद रहा है, हमने खरीद रहे हैं, हम शॉप के ओनर है, हम दुकानदार है, हमने खरीदे पेन तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। अब कितने पे बेचा? 40% प्रॉफिट के साथ। 40% मतलब क्या हो जाएगा ये? 2/5। 2/5 प्रॉफिट किसके साथ देखते हैं? सीपी के साथ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट की बात की गई है तो यहाँ पे SP/CP बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 + 5, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब सीपी हमारे पास क्या है, एक पेन की सीपी 10/7, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस एक पेन की। तो एक पेन की सेलिंग प्राइस आ जाएगी जब कॉस्ट प्राइस रखेंगे कितनी? 10/7 = 7/5। अब ये कितना हो जाएगा? 7 SP बाई ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 2 और ये 7, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 2 रुपीस पर पेन। क्योंकि यहां पे एक पेन की क्या आई थी? एक पेन की कॉस्ट प्राइस आई थी ना, एक पेन की सीपी कितनी आई थी? 10/7। तो एक पेन की एसपी कितनी आ जाएगी? एसपी कितनी आ जाएगी? 2 रुपीस पर पेन। मतलब एक पेन की कीमत 2 रुपए, एक पेन की कीमत 2 रुपए। अब यहां पे क्या बोला गया? 10 रुपए में कितने पेन खरीदेंगे? 10 रुपए में कितने पेन खरीदेंगे? तो यहां ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10 रुपीस पर 5 पेन। मतलब 5 पेन खरीदने के लिए 10 रुपए, या फिर 10 रुपए में 5 पेन, या फिर ऐसे कर ले, एक पेन की कीमत की सेलिंग प्राइस 2 रुपए है, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने पेन खरीद सकता है? 1/2। 1 रुपए में आधा पेन खरीदेगा, तो 10 रुपए में कितना पेन खरीदेगा? 10 का मल्टीप्लाई, कितने खरीदेगा? 5 पेन, ठीक है। यहां से करना पड़ेगा लेकिन यहां से करो ना डायरेक्ट, कितना आसान है। 2 रुपए का एक पेन, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 रुपए का एक पेन, तो 10 रुपए के 5 पेन, है ना। बात समझ में आ गई। एक पेन के लिए सीपी निकाला, एक पेन से सीपी से एसपी निकाला एक पेन के लिए, और वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। कितना आ जाएगा? कितना पेन? 5 पेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11. A man purchased some eggs at 3 for 5 rupees and sold them at 5 for 12 rupees. Thus he gained 143 rupees in all. The number of eggs he bought is. कितने उसने क्या खरीदे हैं? अंडे खरीदे हैं। अब यहाँ पे 3 for ₹5 मतलब 5 रुपए के 3 अंडे। ये परचेज कॉस्ट मतलब सीपी है जो हमने खरीदा है। कितने में? 3 egg for 5 rupees। कितने रुपए के? 5 रुपए के। तो एक एग की अगर बात करें, एक एग की बात करें तो ये आ जाएगा 5/3 रुपीस, ठीक है। एक एग की बात करें, सीपी आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। अब सिमिलरली एसपी निकालें, यहां पे सोल्ड की बात की गई है तो एसपी की बात करें हम लोग, कितने अंडे? 5। कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो एक की अगर हम बात करें यहां से, एक एग की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 12/5 रुपीस। 12/5 रुपीस। इतनी बात आ गई समझ में। तो यहां से एसपी आ गया फॉर 1 एग एंड सीपी आ गया फॉर 1 एग। अब बोला गया है कि thus he gained 143 इन ऑल।
मतलब SP बाई CP क्या है 12/5 डिवाइडेड बाई 5/3 कितना हो जाएगा ये 36/25। रेशो आ गया SP बाई CP का 36/25। अब अगर हमें क्या बोला गया है ही गेन 143 रुपीज की बात की गई है, यहां पे परसेंटेज की बात नहीं की गई है, रुपीज की बात की गई है। रुपीज की बात की गई है तो दोनों में अंतर देखो, सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। अगर रुपीज की बात की गई है तो सिर्फ हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, दोनों में कितना डिफरेंस है सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस में। उसने क्या किया, कितने यूनिट, अब यहाँ यूनिट से चलेगा, यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला गया कि इतने रुपीस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, हमें बोला गया कि फाइनल अमाउंट जो है वो कितने रुपीस है 143 रुपीस, इतना उसे फायदा मिलेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, ये हमने क्या लिखा है, यूनिट लिखा है ना, यूनिट लिखा है। तो यहां से दो तरीके करने के, यहां तो हम यूनिट से करें, यूनिट से भी कर सकते हैं। कैसे, प्रॉफिट क्या होगा, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, यहां प्रॉफिट की बात की गई है, मतलब SP माइनस CP। SP कितना है 36 और CP कितना है यहाँ 25, कितना आ जाएगा ये 11। ये 11 क्या है, जब भी हम लोग इस टाइप से लिखेंगे मतलब हमारे पास कोई यूनिट नहीं रहेगी उसके साथ। जैसे यहाँ 12/5 ये रुपीज है, क्या है ये 12/5 मतलब 2.4 रुपीज है। ये रेशो है, रेशो हमेशा क्या रहेगा, रेशो हमेशा यूनिट में रहेगा। किस में रहेगा, यूनिट में। जब भी हम उसे क्या लिख लेंगे, जैसे यहाँ 36/25 है, ये क्या है यूनिट है अभी, लेकिन जैसे ही हमने x का मल्टीप्लाई किया 36x 25x, ये किस चीज में तब्दील हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रुपीस। क्या बन जाएगा, ये रुपीस में बन जाएगा। अभी यहाँ पे 11 यूनिट है, ये चीज क्या है यूनिट, अगर हमने x नहीं लगाया तो मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 143 है, 143 रुपीस है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ एक्स ही बॉट इज, है ना, खरीदने की बात की गई है ना, खरीदने की बात की गई है। अब उसने कितने खरीदे हैं, यहां से एक यूनिट का मतलब क्या है 13 रुपए, एक यूनिट का मतलब क्या है 13 रुपए। अब खरीदने की बात आ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात आ गई, मतलब एक अंडा खरीदने के लिए 5/3 रुपीस, है ना। क्या हो गया यहां पे, एक एग के लिए 5/3 रुपीस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, यहां पे देखो 25 है, मतलब 25 यूनिट कितना हो जाएगा यहां पे 25 इंटू 13 रुपीस, ये कितना आ जाएगा 325 रुपए। अब देखना है कि 325 रुपए में कितने अंडे खरीद सकते हैं, है ना। तो एक रुपये में कितना अंडा 3/5, एक रुपए में। तो 125 की अगर बात, कितने रुपए की बात आ गई यहां 325 की, कितने की बात आ गई 325 रुपए की। तो 325 रुपए में कितना आ जाएगा 325, 5 से कैंसिल करेंगे तो 65 आएगा। 65 इंटू 3 195 एग इन हाउ मच रुपीज, इन रुपीज 325। यहां सारा खेल हमने किससे खेला है, यूनिट से। सारी चीजें हमने किससे सॉल्व की है, यूनिट से की है, और हमने आंसर निकाला है 195। ठीक है, अगर रेशो है, रेशो से ही जाते हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोगों के लिए क्या चीज आएगी, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आ गई, मतलब सीपी कितनी है 25 है ना, सीपी कितनी है 25, तो एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 25 की वैल्यू 325, मतलब 325 रुपए। 325 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस रही होगी। हमें नहीं पता है कितने अंडे खरीदे, लेकिन 325 रही होगी। लेकिन हमें यह पता है कि एक अंडे की कीमत 5/3 है, तो जब एक रुपए में कितने अंडे आ जाएंगे वो निकाल लेंगे, तो 325 रुपए में कितने अंडे आएंगे ये भी तो निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, ये हमने किससे किया अभी तक, ये हमने यूनिट से किया है। हमने क्या मान लिया, ऐसे यूनिट मान ली, 36 यूनिट 25 यूनिट। अगर हम इसे एक्स मान लें और इसे क्या मान लें, इसे भी एक्स मान लें, क्योंकि यहां पे रुपीस में दिया गया, यहां तो सारी चीजें यूनिट में करो, यहां अगर यूनिट में नहीं किया, यहां से आंसर आसानी से क्यों निकल आया, क्योंकि यहां पे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसमें नहीं दिया है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है कि दोनों में कितना अंतर है, उससे कितने रुपए का फायदा हुआ है ना, फायदा हुआ है, ये नहीं बोला है कि इतना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर निकल गया।
लेकिन अगर कुछ और चीजें होती, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था कि इतने रुपीस इंक्रीज हुआ है, इतने रुपीस इंक्रीज हुआ है, तो वहां पे हमें दिक्कत आ गई थी। तो यहां पे देखो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब ये आ जाएगा 11x। 11x किसके बराबर हो जाएगा, 143 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब x की वैल्यू 13 आ गई तो इसे यहां पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 13, इतना रुपए, कितने रुपए आ जाएंगे, 325 रुपए। ठीक है, अब वही चीज 5/3 रुपीज में एक अंडा मिलता है, तो एक अंडे के लिए 3/5 देना पड़ेगा, 1 रुपये में 3/5 अंडा आएगा, तो 325 रुपए में कितना आएगा, वहां से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, या तो यूनिट से कर ले, अगर इससे करेंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कहीं भी रेशियो दिखे हम लोग x लिखने में क्या हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, इससे अच्छा x लिख लो, यहां भी x लिख लो, दिक्कत क्या है, यहां भी क्या कर लो, x लिख लो, तो 11x की यूनिट आ जाएगी, जैसे यहां पे हुआ है, तो यहां से आसानी से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन बॉट 50 पेन्स फॉर ₹50 ईच, he sold 40 of them at a loss of 5%, he wants to gain 10% of the whole, then the gain percentage on the remaining pens should be। ठीक है, क्या बताया गया है कि किसी आदमी के पास कितने पेन है, उसने 50 पेन खरीदे, कितने रुपए में, 50 रुपए में, 50 रुपए हर एक पेन के लिए उसने दिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 50 रुपए के 50 पेन मतलब 1 रुपए का एक पेन, ऐसा नहीं है। ईच लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ईच, मतलब हर एक पेन के लिए उसने 50 रुपए दिए हैं, महंगा पेन है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि उसमें से जो 40 थे उसने क्या किया, ये 50 पेन है ना, ये 50 पेन है। ठीक है, अब उसको ओवरऑल कितना परसेंटेज का गेन चाहिए, ओवरऑल उसे 10% का गेन चाहिए, तो हमने लिखा 50 पेन के लिए उसको 10% का गेन चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखें 40 पेन के लिए क्या बोला गया, लॉस हो रहा है 5% का, 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और जो बचे हुए 10 है उनमें क्या हो रहा है, देन हिज गेन परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग, 10 क्या है, रिमेनिंग, तो हमने मान लिया x परसेंटेज, हमने क्या मान लिया, x परसेंटेज। बात समझ में आ गई। अब देखो उसे ओवरऑल कितना गेन चाहिए, उसे 10% का ओवरऑल गेन चाहिए। अब देखो यहां पे करने का तरीका क्या है, ये हम एवरेज का क्वेश्चन बना लेंगे, इसे हम एवरेज का क्वेश्चन बना लेंगे तो आसानी से आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई। कैसे बनाया हमने, हमें 50 रुपए से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब है। यहां पे हमने QTY क्वांटिटी और यहां परसेंटेज लिखा, मतलब 50 क्वांटिटी के साथ ये जो 10% है उसे गेन कितने का चाहिए, 10% का गेन होल 50 पेन के साथ। 40 पेन में उसने कितना 5% का लॉस किया और 10 पेन में उसने कितने का गेन कमाया, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन को अगर 0 बना ले तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू -5 -10। इसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, देखो इसे कैंसल करके 5 4 और 1 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा यहां से 4 इंटू -5 -10 प्लस 10 इंटू x -10 इज इक्वल टू 0। ये करते हैं ना तो -60 हो जाएगा ये, प्लस ये 10x -100। ठीक है, बात समझ में आ गई। 15 4 60, सॉरी ये 1 हो जाएगा, तो ये x है -10 है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 70%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना लिया हमने, किससे, एवरेजिंग करके। एवरेज से हमने सोचा कि एवरेज बन सकता है, क्योंकि यहां पे 3 चीजें हैं, क्वांटिटी गिवन है, 50 पेन, 40 पेन और 10 पेन, उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज गिवन है, कितना 10% 50 पेन के लिए, 40 पेन के लिए 5% का लॉस, और जो बचा हुआ उसके लिए हमें निकालना है। तो हमने क्या बना लिया, किसका क्वेश्चन बना लिया, ये हमने क्वेश्चन बना लिया हम लोगों का एवरेज का, बाय यूजिंग एवरेज। ये सब पढ़ रखा है हमने एवरेजिंग में, एवरेज जब यूनिट पढ़ा था तब हमने ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां से बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो मेथड है वो थोड़ी सी लंबी है, वहां कैलकुलेशन ज्यादा पार्ट है। लेकिन यहां पे कितनी आसानी से, यहां पे हमने रुपीस का कहीं भी यूज नहीं किया है ना, दिख रहा है ना, एसपीसीपी का यूज किया है, बस डायरेक्ट हमने आंसर निकाली कितना, 70%। अब देखते हैं एक्चुअल में क्या मेथड है, जो कि है तो लेंदी, लेकिन क्या मेथड है देखना पड़ेगा हमें। देखो बोला गया है कि ओवरऑल गेन कितने का चाहिए, 10% का। 10% मतलब 1/10 का गेन चाहिए, मतलब प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। अगर हम इसे ऐड कर दे दोनों को
कितना हो जाएगा ये SP बाई CP, ये हो जाएगा 11/10। ओवरऑल की बात की गई है। अब ओवरऑल SP की बात की गई है। किसकी? ओवरऑल SP, मतलब 40 पेन का SP प्लस 10 पेन का SP, मतलब ये जो 40 पेन्स है उनके लिए SP मान लिया हमने SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों का SP ऐड हो जाएगा, CP1 प्लस CP2, कॉस्ट प्राइस 2। बात समझ में आ गई? टोटल की बात की गई है। पहले जो 40 पेन है, 40 जो पेन है इनका SP1 है और CP1 है। जो 10 पेन है उनका SP2 है और ये CP2 है। बात समझ में आ गई? ये क्वांटिटी 40 पेन का SP1, 40 पेन का SP2, 40 पेन का 10 पेन का SP2, 40 पेन का CP1 और 10 पेन का CP2। बात समझ में आ गई? अब क्या करें? ये तो 11/10 है। अब क्वांटिटी SP1 कितने पेन के लिए करेंगे हम लोग? SP1 ये 40 पेन के लिए है ना, दोनों अलग अलग है। अगर एक ही होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये अलग है। तो ये जो SP1 है ये 40 पेन का SP1 है और ये जो SP2 है ये 10 पेन का SP2 है। ऐसे ही करना है, ठीक है। ये जो CP1 है ये 40 पेन का CP1 है। अगर एक के लिए CP1 है तो 40 पेन के लिए इतना, क्योंकि ये पूरा 50 पेन के लिए है ना। 40 प्लस 10 50 इंटू CP2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ये ओवरऑल है। क्या है? ओवरऑल है। अब बोला क्या गया है? अब देखो, 1 रुपए का कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 50 रुपए ही रहेगी। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? 50 रुपए हमेशा रहेगी, पहले भी बाद में भी। खरीद चुका है ना, वो तो खरीद चुका है। अब बेचने की बारी आएगी तो वो चेंज करेगा फिर लॉस गेन के हिसाब से, लेकिन CP तो 50 रुपए रहेगा। कितना रहेगा? 50 रुपए। तो यहां पे 11/10, तो ये आ गया 40 SP1 प्लस ये 10 SP2, और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल रहेगी ना, दोनों CP1 बराबर CP2 बराबर CP, क्योंकि पहले जो कॉस्ट प्राइस थी वही बाद में रहेगी। कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होती है ना। पेन की कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 50 रुपए तो वही रहेगी। तो ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 इंटू CP1, 50 इंटू CP मान लो इसे, क्योंकि CP1 CP2 बराबर CP माना है, तो ये आ जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा? 11/10 मल्टीप्लाई बाई, ये यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई CP कितना है? 50 पेन का है ना। 50 CP एक पेन का, लेकिन है 50 पेन, तो यहां कितना आ जाएगा? 50 इंटू 50 रुपीज, है ना। ये कितना आ जाएगा? 11 SP1 प्लस 10 SP2। हमारे पास CP की वैल्यू है। अगर हमें पता लग जाए कि SP है ना, सेलिंग प्राइस बाद वाली क्या रहेगी, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 250 इंटू 11, यह आ जाएगा 40 SP1 प्लस 10 SP2। अब क्या बोला गया है? और ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 5%। 5% का लॉस हो रहा है, 1/20 का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब ये डिफरेंस लेंगे तो SP बाई CP निकलेगा, मतलब 19/20। 19/20 ये एक पेन की बात हो रही है। यहाँ पे कितने भी ले लो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितने पेन की बात की गई है? 40 पेन की बात की गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 SP डिवाइडेड बाई 40 CP। यहां से कर लो, यहां बाद में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या चाहिए? 40 SP, ये 1 है, ठीक है, और CP तो क्या बराबर ही है। CP तो क्या है? बराबर ही है ना। अब SP1 पहले के लिए कंडीशन दी गई है ना, लॉस ऑफ 5%, तो ये आ जाएगा, कुछ कैंसिल होगा यहां से। 40 SP1 की वैल्यू निकालो, या SP1 बाई, क्योंकि हमने क्या किया है? पहले हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर दो या बाद में, तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई किया। तो SP बाई CP1 कितना आ जाएगा? ये SP1 की वैल्यू निकालें तो 19/20 इंटू CP कितना? 50। कितना हो जाएगा? CP 50 हो जाएगा। 95/2, ये एक पेन का है, एक पेन का है। तो 40 पेन का कितना हो जाएगा? 10 SP2, यह आ जाएगा 250, 2750, यह आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? ये 1900 रुपए आ जाएगा। कितना? 1900 रुपए, है ना।
1900 गया तो 850 बाई 10 sp2, तो ये कितना हो जाएगा sp2 85 रुपीज। अब हमने क्या देखा कि देन इज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन के लिए हमने जो रिमेनिंग पेन थे 10, उसके लिए क्वांटिटी है sp2 और cp2। अब या तो हम 10 के लिए कर ले या 1 के लिए कर ले, क्योंकि यहां पे परसेंटेज निकालना है तो बातें क्या रहेंगी, सेम ही रहेगी, है ना, बातें क्या रहेगी, वही रहेंगी। अब sp2 कितना हो जाएगा 85 रुपीस, कॉस्ट प्राइस चेंज होगी क्या, नहीं, 50 रुपए। 10 के लिए निकालो या 1 के लिए निकालो, परसेंटेज सेम आएगा, तो कितना आएगा sp बाई cp, यहां से बाद के लिए, है ना, sp2 कितना आएगा 85 बाई, ये 50 रहेगा, दोनों का डिफरेंस देखा कितना आएगा 35 बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आ जाएगा 70%। कितना आ जाएगा 70%। बात समझ में आ गई? तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, और वहां पे जब हमने एवरेजिंग से दिमाग लगाया कि एवरेजिंग भी कर सकते हैं हम लोग, तो वहां से आसानी से आंसर आ गया। एक्चुअल में हमने किया क्या है, यहाँ पे ओवरऑल उसको गेन चाहिए 10% का गेन चाहिए उसको, तो इसका मतलब ये p बाई सी पी है 1/10, दोनों को ऐड किया तो मतलब sp बाई सी पी की वैल्यू आ गई 11/10। बात क्लियर? ये ओवरऑल है, ये क्या है ओवरऑल। अब ये होता क्या है, ये क्या चीज लिखी हमने sp और cp ओवरऑल के लिए, तो पहले जो 40 पेन है उसका भी sp ऐड करेंगे, और जो बाद के 10 पेन बचे हैं उसका भी sp क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल कुल मिला के सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कुल मिला के कॉस्ट प्राइस, यही तो हो रहा है। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, यहां पे हमने लिख लिया 40 पेन के लिए, क्योंकि ये 40 पेन के लिए क्या है 11/10 जो है ये 40 पेन के लिए है ना, जो इंक्रीमेंट हो रहा 10% का, ये 40 पेन के लिए। तो हमने यहां पे लिखा 40 ऑफ sp1, मतलब एक पेन की अगर सेलिंग प्राइस क्या है इनिशियली sp1 है, तो 40 पेन की कितनी हो जाएगी sp1 इंटू 40। सिमिलरली बाद में 10 पेन बचे हैं, उनकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 10 इंटू sp2। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस के लिए करेंगे। अब यहां से देखो, जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी वही बाद में रहेगी, क्योंकि उसने इकट्ठे पेन क्या कर लिए हैं, रख लिए हैं। उसकी सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, इसकी वजह से लॉस और गेन हो रहा है, उसको लॉस और गेन हो रहा है। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहेगी, मतलब ये 50 cp हो जाएगा। तो यहां से 40 sp1 प्लस 10 sp2 निकालेंगे। एक इक्वेशन यहां आ गई, लेकिन दो अननोन है sp1 sp2। एक और इक्वेशन चाहिए, वहां से हमें किसकी वैल्यू पता लगेगी, sp2 की। अब देखो करना क्या है, यहां से sp2 निकालने के लिए हमें यहां पे sp1 40 sp1, अब एक कंडीशन sp1 के लिए दी है इनिशियली जो 40 पेन के लिए था, और 40 पेन के लिए sp1 sp2 था। तो इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, 5% का लॉस हो रहा है ना, 5% का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। तो जब 5% का लॉस हो रहा है मतलब 1/20 फ्रैक्शन में, तो sp बाई cp क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1/20 का, है ना, 20 - 1 कर देंगे तो sp 19 आ जाएगा और cp 20 आ जाएगा। अब यहां पे cp तो सेम रहेगा, तो sp1 आ जाएगा, sp1 आ जाएगा। 2 कहां से निकलेगी, इस कंडीशन से निकल जाएगी 2, तो sp2 आ जाएगा। अब sp2 और sp2 और cp2 का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, हमने देखा कि परसेंटेज चेंज निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाय cp2 है, कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगी हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 70%। तो बेटर ये हम लोगों के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किससे अप्रोच करें, एवरेज से। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन गेट 15% बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर अ सर्टेन प्राइस। किसी इंसान ने क्या किया है, 15% पे क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है ना, उसने कैलकुलेटर बेच के 15% का प्रॉफिट कमाया है। इफ ही सेल्स एट द ट्रिपल द प्राइस, मतलब जितनी प्राइस पे उसने पहले सेल किया था उसकी 3 गुना प्राइस पे अगर वो सेल करे, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहने वाली है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 गुना हो रही है। तो हमें बताना है कि बाद में जो प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर उसने 3 गुना ज्यादा सेलिंग प्राइस पे बेचा है पहले से, तो उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखो 15% मतलब क्या होता है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे 3/20 फ्रैक्शन में 3/20। अब ये क्या है, प्रॉफिट की बात की गई थी, तो ये हो गया प्रॉफिट बाय cp। अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की बात है तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23/20, और ये आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉफिट sp बाई cp। ठीक है, बात समझ में आ गई, 23/20। अब क्या बोला गया, इफ ही सेल्स एट द ट्रिपल द प्राइस, ट्रिपल द प्राइस की बात की गई है, मतलब 3sp कितना हो जाएगा, 3sp हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी। हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये चीज आ जाएगी हम लोगों के पास, है ना।
3SP/CP बन जाएगा ये। अब ये कितना आ जाएगा 69/20, 69/20। इसे हमने नया SP बोल दिया, हमने इसे बोल दिया SP डैश, है ना, नया है क्योंकि 3 गुना हो गया तो हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो नया SP डैश बोल दिया और इसे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब परसेंटेज चेंज देख लो, बस क्या देख लो, परसेंटेज चेंज देख लो, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा SP - CP डिवाइडेड बाय CP, तो परसेंटेज चेंज देख लो। परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा ये 49/20 फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज में करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा ये 245, 245%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप से अप्रोच रखना है। 15% मतलब 3/20, अगर ऐड कर दिया दोनों को तो ये जो ऊपर वाला रहेगा ये क्या हो जाएगा P + CP, तो ये हो जाएगा SP, और ये दोनों को ऐड कर दिया 20 + 3 कितना आ जाएगा 23/20। ये पुराने वाले का रेशियो है SP/CP, नए वाले का रेशियो लिखना है तो 3 टाइम्स SP हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया हमने। अगर 3 टाइम्स CP हो जाता तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करते नीचे 20 में, ठीक है। अब ये हो गया 69/20। अब SP डैश बाय CP डैश से हमने देखा है कि परसेंटेज चेंज अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय कर देंगे, है ना, दोनों का डिफरेंस लेके कितना आएगा 49/20, क्योंकि SP डैश बाय CP डैश में अगर डिफरेंस ले लिया तो वो बन जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज। अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो है प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आता है परसेंटेज चेंज तो वो हो जाएगा लॉस। पता कैसे लगेगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि वहां तो हम लोग साइन तो लिखते नहीं है, ऐसे पता लगेगा अगर SP डैश ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है 69 है विच इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास जो आएगा 245%। ये हमारा क्या रहा होगा, ये हमारा प्रॉफिट रहा होगा। बात समझ में आ गई, तो कितने का प्रॉफिट मिलेगा उसे 245%। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करें तो देखो कैसे करेंगे। यहां पे हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम में बेस क्या रहता है, हमारी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे तो जितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, मान लो सेलिंग प्राइस 150 हो गई तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट 50% का, है ना। सेलिंग प्राइस अगर 105 रुपए हो गई और कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 5 रुपए का, लेकिन वही 5 रुपए 5% के बराबर है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो है 100, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, CP को पहले 100 मानेंगे, और 15% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, इसका मतलब SP क्या रहा होगा 115 रुपए, SP क्या रहा होगा 115 रुपए, तभी तो 15% का फायदा हो गया ना। कैसे, SP - CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%, तो ये 5/100 इंटू 100%, सॉरी ये 15 है कैंसल, तो कितना आ जाएगा 15%। अगर हमारा बेस 100 है जो कि क्या है CP, अगर वो 100 होती है तो किसी भी क्वांटिटी में अगर हम इंक्रीज करते हैं बेस से मान लो 10%, तो 10 क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब CP तो क्या रहने वाला सेम, CP तो क्या रहने वाला सेम, CP चेंज होगा कि नहीं। उसी कैलकुलेटर को उसने 3 गुना ज्यादा प्राइस पे बेचा, मतलब पहले 115 पे बेच रहा था तो अब 115 इंटू 3 मतलब कितना 345 रुपए में बेचेगा, 345 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब SP - CP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बेस अगर 100 है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो डिफरेंस आता है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है। तो कितना आ जाएगा ये 245, वहां से भी आ गया 245। नहीं करना ऐसे तो क्या कर दो 345/100 करना है, दोनों का डिफरेंस लिया 245/100 मल्टीप्लाई बाय 100% किया तो 245%, ऐसे भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंस ही तो ले रहे हैं। 345 - 100 तो 245 डिवाइडेड बाय 100, एक ही बात है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा।